नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो अब आपको याद करना शुरू कर देना चाहिए या आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनरली बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से ही आता है, मतलब फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग वाले जो क्वेश्चन है जो शुरू के चैप्टर हैं उन्हीं से आता है। और बाद बाकी कुछ स्पेशल चैप्टर्स हैं जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो बेसिक से ही आता है। तो उसी को इस वीडियो में थोड़ा सा आपको मैं बताने वाला हूँ, और कैसे उसको याद करना है, कैसे उसको एग्जाम में लिखना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आएंगे तो वो अगर उसको लिखना कितना है, मतलब बहुत बार कन्फ्यूजन होता है आपको कि 10 मार्क्स का है तो आपको कितना लिखना है, 5 मार्क्स का है तो आपको कितना लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये लॉजिक होता है कि नहीं, 5 पन्ना लिखना चाहिए, 6 पन्ना लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। तो आपको वो चीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए कि कितना लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, जैसे पहले ना बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 होता था, तो उसमें एक क्वेश्चन आता था 20 मार्क्स का, तो उसमें बहुत ज़्यादा लिखना होता था। लेकिन अब बीकॉम सेमेस्टर वाइज हो गया, मतलब 6 6 महीने का कोर्स है, तो इसमें आपके कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो 20 मार्क्स के जनरली नहीं आते, आपको मैक्सिमम 10 नंबर 12 नंबर 10 नंबर ही आप मान के चले आएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का लिखना है ना आपको, जैसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि वो 10 नंबर का है, तो आप उसमें कितना लिखेंगे, तो एटलीस्ट उसमें आप क्या कीजिए, 4 5 पन्ना आप लिखिए। आप कहेंगे 4 5 पन्ना कैसे करके लिखेंगे। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट आर इज एसेंशियल एलिमेंट्स, अकाउंटिंग क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या है, अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं नुकसान है, मान लीजिए अकाउंटिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे करके 4 5 पन्ना पहुंचाएंगे। तो सिंपल है, आप अकाउंटिंग का एक डेफिनेशन, जैसे AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने जो डेफिनेशन दिया है, जैसे कि अकाउंटिंग इन द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, वो वाला जो डेफिनेशन है उसको आप इंग्लिश में भी याद कीजिए, हिंदी में भी याद कीजिए। उसके बाद इसी डेफिनेशन का एक फीचर आप निकालिए, जैसे अकाउंटिंग इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर इसमें क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है, उसको आप पॉइंट वाइज लिखिए। इसके बाद अकाउंटिंग के फायदे क्या हैं वो आप लिखिए, अकाउंटिंग के नुकसान क्या हैं वो आप लिखिए, अकाउंटिंग का दूसरे टर्म से क्या लेना देना है, जैसे अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या अंतर है, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या अंतर है, अकाउंटिंग और टैक्स में क्या अंतर है, इतना आप लिख दीजिए, काफी है। अकाउंटिंग आज के डेट में मॉडर्न एज में कितना आवश्यक है ये भी आप लिख दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ना, 5 7 पेज में तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। अब आप कहेंगे इतना टाइम रहता है क्या, एग्जाम में टाइम रहता है, ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं ना, 3 घंटा पूरा अपना समय एग्जाम में लगाते ही नहीं है। आप अगर प्रॉपर वे में करेंगे तो लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं लिख पाएंगे तो अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और आपको एग्जाम के लिए इसकी तैयारी अभी से कर देनी चाहिए। तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो जनरली आएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। ठीक है, कि इसकी विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या है और इसके कार्य क्या है, अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है और अकाउंटिंग के कार्य क्या है और अकाउंटिंग क्या है, यही आएगा। तो एक और भी आइडिया देता हूँ, आप अगर उद्देश्य याद कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग याद कर लेते हैं, तो उसी को थोड़ा बदल बदल के वही आपका अकाउंटिंग का एडवांटेज भी आप लिख सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन आता है जो कि कॉमन है क्वेश्चन, वो है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग से कैसे करके अलग है। तो आपको थोड़ा थोड़ा अंतर लिखना है यहाँ पर, ठीक। एक और भी क्वेश्चन है अकाउंटिंग के ऊपर, जैसे इंपॉर्टेंट है, वो ये आता है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या अंतर है। ठीक है, अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड बुक, मतलब अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन एक आता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या अंतर है। अब एक बात यहाँ पे ये भी याद रखिए कि आप जो 11th में आप अकाउंटिंग क्या है वो लिखते थे ना, उससे थोड़ा सा ऊपर लिखना होगा, क्योंकि आप क्या है, बीकॉम में है। तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो एकदम सटीक होना चाहिए। बहुत बार बच्चों का ये भी कहना होता है कि सर आप कितना भी लिखिए मार्क्स तो एवरेज ही मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने से नोट्स बनाए हुआ है, अगर आपने आंसर थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है ना, तो आपको मार्क्स अलग मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्क्स आपको वही एवरेज वाला मिलेगा। एवरेज मार्क्स आपको तब मिलता है जब आप गेस्ट पेपर से पूरा का पूरा आंसर याद करके चले जाते हैं, तब आपको मार्क्स एवरेज मिलता है।
क्योंकि आप जो आंसर लिख रहे हैं वही आंसर सभी बच्चे लिख रहे हैं, क्योंकि आप अकेले गेस्ट पेपर नहीं पढ़ते हैं और भी लोग गेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं ना। तो उनका आंसर आपका आंसर चूंकि कॉमन हो जाता है, तो टीचर को ऐसा लगता है कि ये तो अभी मैंने आंसर देखा था एक कॉपी में, फिर वही आंसर वो दूसरे एक कॉपी में भी देखते हैं, तो वो मार्किंग को एवरेज करने लगते हैं। बट इफ द टीचर कि उनको आंसर थोड़ा सा अलग मिलेगा, तो आपको मार्क्स तो देंगे ही देंगे, ऐसी बात नहीं है कि मार्क्स नहीं देंगे। ठीक। इसके बाद एडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग तो आपको याद करना ही है। वो तो हर क्वेश्चन में, अगर अकाउंटिंग आता है क्या है ना, तो आप हर क्वेश्चन में उसको आप लपेट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, उसके ऊपर क्वेश्चंस आता ही आता है। जैसे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है वो देख लीजिए। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है। ये खास जो 5 तरह के कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग के, इनको आप बढ़िया से आप पढ़िए और ज्यादा कोशिश कीजिए कि शुरू में 2-4 लाइन आप प्रॉपर स्पेसिफिक लिखें, और उसके बाद इसमें आप अपने हिसाब से क्या कीजिए, एग्जाम्पल से दीजिए। जैसे मनी मेजर, जैसे अगर आपको मैं बोलूं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिंपल है कि व्यापार और व्यापार का मालिक अलग अलग माना जाता है, और हम अकाउंट्स व्यापार के लेन देनों का बनाते हैं। व्यापार के मालिक के लेन देनों का अकाउंट हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। इसको आप थोड़ा सा और बढ़ाकर भी लिख सकते हैं कि जितने भी व्यापार के लेन देन हैं उनको स्पेसिफिकली जर्नल में पहले रॉ बुक में लिया जाता है, फिर जर्नल बनाया जाता है, फिर लेजर, फिर उससे ट्रायल बैलेंस, और फिर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ऐसे करके आगे उसमें आंसर आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जनरली तो आता नहीं है, लेकिन आपसे पूछ देते हैं गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं उनके ऊपर, या प्रिंसिपल्स आप कह सकते हैं, पॉलिसीज की जगह प्रिंसिपल। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछेंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो हो गया, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में क्या अंतर है ये आपको पूछेंगे। और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, अभी इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या महत्व है हमारे इंडिया में। तो और विदेश में क्या चलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलावा विदेशों में क्या होता है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है पूछते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप जरूर याद कर लीजिए। इसके ऊपर आप मान के चलिए, अभी जो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाए थ्योरेटिकली, इसमें 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन मतलब आंसर बन ही जाएगा अगर आप इतना तैयार करके रखते हैं। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप पूछेंगे कि क्या आता है, कौन सा ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो स्पेसिफिक चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएगा। स्पेसिफिक चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएगा कि जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, तो वहां पे डिसोल्यूशन का क्या मतलब है, डिसोल्यूशन कितने प्रकार से होता है ये आ जाएगा। जैसे कि रॉयल्टी चैप्टर है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकता है, मिनिमम रेंट क्या होता है, ठीक है, और रॉयल्टी एग्जैक्टली क्या होता है, इसके क्या महत्व है, ये सब आ जाएगा। हायर परचेज सिस्टम में हायर परचेजर हायर वेंडर के बीच में क्या अंतर है, या सेल्स और हायर परचेज सिस्टम में क्या अंतर है, ये सब आता है। और कुछ खास ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो नहीं आता, मतलब ज्यादातर प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन आता है। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वेटेज ऑलमोस्ट रहता है। लेकिन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी आप बिगिनिंग लेवल पे जो है, मतलब अभी शुरुआती तैयारी के लेवल के हिसाब से जरूर याद कर लीजिए। फिर मैं आगे इसके और भी आपको आगे ना बताता गाइड करता रहूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी बातें करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बातें करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।